एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर इलास्टिसिटी, और ये ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर 1 से लेकर 8 तक पहले ही अपलोड हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप उनको भी देखें। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अल्टीमेटली हमें ल्यूसेंट कवर करनी ही है, तो क्यों ना हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से ल्यूसेंट को कवर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट है इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं। दोस्तों, हर मटेरियल की अपनी अपनी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी होती क्या है, इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कि आपके पास कोई स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग मान लीजिए कि आपके पास स्प्रिंग है, इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। इस एंड को आपने फिक्स कर रखा है और दूसरे एंड को आपने थोड़ा सा फोर्स लगाकर खींचा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्प्रिंग यहां तक आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओगे, स्प्रिंग वैसे ही अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगी, मतलब पहली पोजीशन वाली इस पोजीशन में आ जाएगी जो पहले थी। अब फिर क्या किया आपने, फिर दोबारा से फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में खींचने के लिए, तब स्प्रिंग फैलेगी। लेकिन जैसे ही आप फोर्स को हटाओगे, स्प्रिंग अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से स्प्रिंग अपनी पहली वाली शेप को मेंटेन कर रही है, अपनी पहली वाली शेप को रिगेन कर रही है, प्राप्त कर रही है, उस प्रॉपर्टी को ही इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये हर मटेरियल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। ये मटेरियल का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये मटेरियल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। दूसरा पॉइंट आता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता की सीमा, मतलब कब तक ये प्रत्यास्थ रहेगी, कब तक ये अपनी पहली वाली शेप को रिगेन करेगी। तो दोस्तों, अगर मैं इस फोर्स को लगातार बढ़ाता चला जाऊंगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरी स्प्रिंग फैल जाएगी। मतलब स्प्रिंग की दूसरी कंडीशन सपोज दैट कि ऐसी हो जाएगी। अब स्प्रिंग फैल चुकी है, स्प्रिंग फैल गई। अब इस कंडीशन में अगर आप फोर्स को हटा दीजिए, तो क्या ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आ पाएगी? क्या ये ऐसे हो सकेगी? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ विकृति आ चुकी है, कुछ ना कुछ कमी आ चुकी है। तो ये फोर्स जिसकी वजह से ऐसा हो चुका है, विकृति आ चुकी है, विकृति आ गई है, तो इस फोर्स को प्रतिबल बोलते हैं। इस फोर्स को प्रतिबल बोलते हैं, जिस फोर्स की वजह से विकृति आ चुकी है। अब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हुआ क्या? तो ना तो पहली वाली कंडीशन में लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आया, और ना ही इस वाली कंडीशन से लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी समझ में नहीं आया। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है दोस्तों? ये वो लिमिट होती है जिस लिमिट तक मैं खींचूं, उसके बाद छोड़ दूं तो वस्तु अपनी पहली वाली शेप प्राप्त कर ले, वो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती है। अगर मैं फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ा दूं तो वस्तु के अंदर विकृति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वस्तु अपनी पहली वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगी। अगर थोड़ा सा ही फोर्स मैंने बढ़ा दिया तो उसके अंदर विकृति आ गई, और थोड़ा सा उतना ही फोर्स रहने दिया, लिमिट यहाँ है, उतना फोर्स रहने दिया, तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगी। लेकिन ये फोर्स, इस फोर्स के बाद अगर मैंने थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दिया, तो वो वस्तु, उस वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ विकृति आ ही जाएगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप हो ही जाएगी। जैसे कि स्प्रिंग का केस था, स्प्रिंग का केस लेकर चल रहे हैं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर स्प्रिंग को मैं खींचता चला जाऊं, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर मैं वहां से छोड़ दूं तो स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उस पॉइंट से मैं थोड़ा सा आगे को और खींच दूं तो स्प्रिंग अपनी पहली वाली शेप को नहीं प्राप्त कर पाएगा, कुछ ना कुछ वो खींच जाएगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर इलोंगेशन आ ही जाएगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्ट्रेन आ ही जाएगी। तो इस फोर्स को ही प्रतिबल बोलते हैं। और इस पूरी घटना को, ये पॉइंट जहां पर थोड़ा सा फोर्स लगाने पर विकृति आ जाती है, और अगर इस फोर्स को हटा दिया जाए
तो प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती है। ये लिमिट, जिस लिमिट पर ऐसा हो रहा है, जिसके आगे विकृति, जिससे पहले किसी तरह की कोई विकृति नहीं, अगर छोड़ दिया जाए फोर्स तो किसी तरह की कोई विकृति नहीं, तो इस लिमिट को ही लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा यार कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या है और प्रत्यास्थता क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। अब विकृति की बात कर लेते हैं। विकृति कहते किसे हैं? विकृति को समझने के लिए मैं एक दोबारा से डायग्राम बनाता हूं स्प्रिंग का। अच्छा, स्प्रिंग का ये डायग्राम नंबर 1 है। मैं इसी के नीचे इसी स्प्रिंग की दूसरी शेप ले लेता हूं। चलो स्प्रिंग का केस खत्म कीजिए, एक मेटेलिक रोड ले लेते हैं। मेटेलिक रोड थोड़ी ज्यादा बेहतर रहेगी कि आपके पास एक रोड है जो एक तरफ से फिक्स है। आपने रोड को इस तरफ से फिक्स कर रखा और रोड की लेंथ है ये L लेंथ की रोड है यहां से यहां तक। अब आपने क्या किया, आपने फोर्स लगा दिया F इस डायरेक्शन में। जब F इस डायरेक्शन में लगाया तो ये तो फिगर 1 था, इसका फिगर 2 किस तरह से बनेगा, ये यहां से फिक्स थी, इसका फिगर 2 कुछ इस तरह से बनेगा कि पहली अवस्था ये थी लेकिन इसकी लंबाई लगभग इतनी बढ़ गई, लंबाई में चेंजेस जो आ गए वो इतने आ गए। तो ये L है और ये डेल्टा L है, तो लंबाई में वृद्धि हो गई डेल्टा L फोर्स F लगाने पर। तो ये डेल्टा L जो है यही विकृति होती है और ये फोर्स जिसकी वजह से ऐसा हो ये प्रतिबल कहलाता है। ये यूनिट एरिया पे लगता है, यहाँ पर ये इसका यूनिट एरिया होगा। ये पॉइंट जो है एरिया, रोड है, रोड या तो रेक्टेंगुलर हो सकती है या फिर रोड सर्कुलर हो सकती है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है रोड का। तो ये डेल्टा L जो है यही विकृति है। अब इसको किस तरह से चेक करते हैं, इसको परसेंटेज अमाउंट में चेक करते हैं विकृति को, कितने परसेंट के इसके अंदर चेंजेस आ गए, कितना परसेंट इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप हो चुका है। और ये होती है इसकी L स्मॉल l अपॉन L। स्मॉल l इन्होंने डेल्टा L को स्मॉल l कहा है और प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल L कहा है। मतलब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन होगी वो डेल्टा L अपॉन L होगी। चेंजेस कितना हुआ और कितनी लेंथ में चेंजेस हुए, लेंथ में कितना परसेंट चेंजेस हुआ या कितना चेंज हुई लेंथ, वही उसकी क्या होती है, स्ट्रेन होती है, विकृति होती है। किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि L होती है तो L अपॉन L को विकृति कहते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। यहाँ स्मॉल l लिया है हमने, इसको डेल्टा L लेकर समझा है। जहाँ कैपिटल L है हमने इसको स्मॉल l लेकर समझा है। नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस मेन मकसद यही है। विकृति के बाद आता है प्रतिबल। प्रतिबल मतलब स्ट्रेस बोलते हैं। जो फोर्स लगाया था, जिस फोर्स से मैं रोड को खींच रहा था, वो फोर्स ही हमारा क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है F अपॉन ए। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है F अपॉन ए। ये एक तरह से प्रेशर हो गया, प्रेशर की तरह ही लिखा जाता है ये F अपॉन ए, लेकिन ये प्रेशर नहीं है, ये एक फोर्स है जो यूनिट एरिया पर लगाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रत्यास्थता का यंग मापांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या है, कुछ नहीं है, बस इन्होंने क्या कहा है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ का प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं या फिर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब ये है कि P अपॉन विकृति को एप्सिलॉन मान लीजिए, P जो हमने फोर्स लगाया, एप्सिलॉन जिसकी वजह से विकृति आ गई, इसको ही यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, Y। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, एक बार और समझ लीजिए। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को ही तार का, प्रतिबल तो ये हो गया, विकृति हो गई, इसके अनुपात को तार के पदार्थ का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं।
इज दैट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं हुक का नियम। हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स ने कहा था कि आप फोर्स लगाइए लेकिन प्रत्यास्थता की लिमिट के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर फोर्स लगाइए। अगर ऐसा करते हैं आप तो जितना आप फोर्स लगाओगे विकृति वैसे उसी अनुपात में बढ़ती चली जाएगी, विकृति उसी अनुपात में बढ़ती चली जाएगी। ये विकृति है और ये फोर्स है, और ये मान के चल रहे हैं कि यहां तक ये लीनियर गया, इसके बाद कुछ ग्राफ इस तरह से हो गया। तो जहां तक ये लीनियर गया है, ग्राफ मेरा जहां तक लीनियर गया है, जहां तक ये ग्राफ लीनियर गया है, ये यहां तक हुक्स के लॉ को फॉलो करता है। मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ाता चले गया वैसे वैसे विकृति डेवलप होती चली गई, उसी रेशियो में डेवलप होती चली गई। तो ये हुक्स का नियम है। हुक्स ने क्या कहा? प्रतिबल जो मैंने फोर्स लगाया वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, या विकृति प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होती है। या फिर प्रतिबल के नीचे विकृति ले जाइए। प्रतिबल अपॉन विकृति जो होगी वो एक कांस्टेंट होगी, नियतांक होगी, जिसको उस पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक उस पदार्थ का। तो ये आपको क्लियर हो गया कि प्रत्यास्थता गुणांक हमने वहां गामा से डिनोट किया था, यहाँ ई से डिनोट किया। कोई दिक्कत नहीं, डिनोशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिनोट किसी भी तरह से कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ई जो है डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अरे भाई ये प्रेशर की यूनिट है, और प्रेशर का मात्रक पास्कल भी होता है। समझ आना चाहिए ना हर चीज को। चलिए आगे चलते हैं फिर, अगर समझ आ गया तो। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक अब आया। देखो जो मैंने यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पर गामा से डिनोट किया था, इन्होंने अब दिखाया। यहाँ इन्होंने प्रत्यास्थता गुणांक तो यहाँ कह दिया था ई को, लेकिन यंग प्रत्यास्थता गुणांक तभी होता है जब एक ये रोड है, एक तरफ से फिक्स्ड है। यंग्स मॉडुलस तभी कहलाता है जब उस पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगे, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप हो। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन डेवलप हो और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही फोर्स लगे। तो प्रतिबल अपॉन विकृति मतलब फोर्स अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो को ही यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रही है तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल ही स्ट्रेन डेवलप होगा। तो यही यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं अगर विकृति आयतन में हो रही है तो। और इस कंडीशन के अंदर अपरूपण विकृति शियर के लिए इसे दृढ़ता गुणांक बोलते हैं, ईटा। अगर अपरूपण विकृति हो रही है, शियरिंग हो रही है, शियर विकृति हो रही है, तो इसे दृढ़ता गुणांक बोलेंगे। और अगर आयतन में हो रही है तो इसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बोलेंगे। तो दोस्तों ये थी बेसिक नॉलेज, और ये ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर 9 है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही दिया हुआ है, और मैंने ज्यादा फालतू समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, समझिए। 2-4 मिनट लगेंगे समझने में अच्छे से कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको रिवाइज कीजिए, आपको मेमोराइज हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है यार। थैंक यू सो मच।